Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 19th of December 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. आज जो 19th of December है, ये वही दिन है जो 1961 में गोवा को लिबरेट कराया गया था पुर्तगीज के कंट्रोल से। ऑल्दो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हम 15th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन और जो कि 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन उसके काफी टाइम बाद गोवा को लिबरेट कराया गया था पुर्तगीज रूल से। और आपको जानकर के ये मींस वंडर लगेगा कि एक टाइम ऐसा था 1961 के आसपास तक भी कि यूएसए ये कहता था कि जो गोवा है वो इंडिया का पार्ट नहीं है, गोवा पुर्तगीज पोर्चुगल उनका पार्ट है, कहाँ यूरोप और कहाँ इंडिया। रीजन ये था कि इंडिया को एक सपोर्टर चाहिए था और वो सपोर्टर था उस समय पर रशिया, यूएसएसआर। यूएसए को सपोर्टर चाहिए था अफगानिस्तान और ईरान और इराक वाले रीजन में, किसके अगेंस्ट में? रशिया के अगेंस्ट में। और वो उनको मिल रहा था पाकिस्तान की फॉर्मेट में। तो उस समय पर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उतनी स्ट्रांग भी नहीं थी, या हम एक बात और कहें कि इंडिया उतना स्ट्रांग नहीं था, बिकॉज हम इवन अपने खाने के लिए, फूड के लिए भी अमेरिका पर डिपेंड हुआ करते थे, अदर कंट्रीज पर भी डिपेंड हुआ करते थे। उस समय एक प्रोग्राम चलता था PL480, तो हम यूएसए से गेहूं वगैरह ये सब मंगाते थे। तो हमको यूएसए बार बार आंखें दिखाता था, हमको धमकाता था, और उन्हीं चीजों को देखते हुए यूएसए सपोर्ट करता था पोर्चुगल के इन क्लेम्स को दैट गोवा इज पार्ट ऑफ पोर्चुगल नॉट इंडिया। और कहाँ पोर्चुगल यूरोप और कहाँ इंडिया, लेकिन बात वक्त की है। आज वही यूएसए इंडिया को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर सपोर्ट करता है। तो चलिए आइए हम जो है स्टार्ट करते हैं कल के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन से। कल हमारे जो टॉपिक्स थे वो सारे के सारे एनालिटिकल थे, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां से नहीं है। आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना रिसेंटली मेड विद अजीत डोभाल? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि अभी इंडिया और चाइना की जो एक मीटिंग हो रही है, हमारे जो रिलेशंस काफी टाइम से डिरेल हो रखे हैं उनको जो है लाइन पर लाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में एक क्वेश्चन है, हमने कल डिस्कस किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें तो अभी 2020 लेटेस्ट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो फर्स्ट नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो हमारी किस ईयर में आई थी, एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट टाइम? ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। आप थोड़े से एफर्ट्स लगाइए और थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चीजें भी देखने को मिलती हैं। और जीके ऐसे ही लर्न किया जाता है, अचानक से इसकी कोई बुक नहीं आती जीके की कि आप कोई एक बुक ले लें और आप जीके के मास्टर हो जाएं। नो, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज पॉजिटिव डेवलपमेंट्स फ्रॉम इंडिया चाइना टॉक्स। कल यस्टरडे मीन्स कल हमने जब इंडिया चाइना की कुछ टॉक्स पर, डिस्कशंस पर बात की थी, तो हमने कहा था कि अजीत डोभाल साहब दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, वो चाइना गए हुए हैं और इंडिया और चाइना के रिलेशंस पर उनसे बातचीत हमारी हो रही है। तो अभी जब हमारी और उनकी बातचीत हुई है तो कुछ पॉइंट्स वहां से हम ले लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है इन लास्ट 5 years में। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल मेट विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ये। तो ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था उसका यही आंसर है। कहां पर मीटिंग हुई है इनकी? बीजिंग में। फॉर द फर्स्ट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स बाउंड्री टॉक सिंस 2019। जब इंडिया और चाइना के कुछ रिलेशंस को लेकर के, स्पेशली बॉर्डर इश्यूज के लेकर के 2019 के बाद से हमारी ऐसी कोई डिस्कशंस, मीटिंग्स नहीं हुई थी। और इट्स अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर फ्यूचर improvements of relations of India and China, affirming
डिसएंगेजमेंट, दोनों ने इस बात पर जो है सहमति की है कि दोनों ही साइड पॉजिटिवली अफर्म्ड द आउटकम ऑफ देयर डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोनों की ही मिलिट्री जो रिसेंट ईयर्स में वहां पे एक्स्ट्रा मिलिट्री इन्फोर्समेंट किया गया था उसको कम कर लिया जाएगा, मेंटेनिंग पीस। दोनों ही कंट्रीज जो बहुत ज्यादा मिलिट्री एंगेजमेंट उनका दिख रहा था नेगेटिव सेंस में, वो उसको बैक करेंगे और पीस पर काम करेंगे। क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस, जो भी क्रॉस बॉर्डर जो एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो मानसरोवर लेक के लिए इंडिया के पिलग्रिमेज जो टूरिस्ट जाते हैं, डाटा शेयरिंग ऑन ट्रांस बॉर्डर रिवर्स एंड बॉर्डर ट्रेड, अब इन चीजों पर भी हमारा जो रिलेशंस है वो काफी अच्छे होंगे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी स्टार्ट हो जाएगी, डाटा भी शेयर होगा क्रॉस बॉर्डर की रिवर्स पर। ये कैसे, ये कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, जब चाइना वाली साइड से मैं अगर ये कहूँ कि इंडिया और ये चाइना से जो रिवर्स आती हैं, उधर से बहुत सारी रिवर्स आती हैं, जब इस रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो ये वाटर तेजी से इंडिया में आता है और यहाँ पर फ्लड आ जाता है। तो कंट्रीज के बीच में आपस में कुछ जो है एग्रीमेंट्स होते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड कि जब भी ऐसा हो तो ऐसे कंट्रीज को, जैसे यहाँ पर इंडिया है जो कि डाउन साइड पड़ता है रिवर के, तो ऊपर वाले जो कंट्रीज हैं जहाँ से रिवर ऑरिजिनेट होती है, पास होती है, वो कंट्रीज नीचे वाले कंट्री को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई है, आपके यहाँ फ्लड आ सकता है। तो कंट्रीज अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं इन चीज़ों पर, बॉर्डर ट्रेड वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हमारी दोबारा से इम्प्रूव हो जाएंगी और इंडिया और चाइना के रिलेशंस थोड़े अच्छे होते दिखेंगे। 6 पॉइंट कंसेंसस सब्सटेंटिव डिस्कशन हमारे हुए हैं उनके साथ में। चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अनाउंस्ड 6 पॉइंट कंसेंसस, बोले 6 पॉइंट पर हम आपस में एक दूसरे के साथ में सहयोग करेंगे टू मेंटेन पीस एंड एनहांस बायलैटरल रिलेशन। 6 पॉइंट की हम बात करेंगे जिन पर हम धीरे धीरे हमारे रिलेशन इंप्रूव हो जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पोजीशन की बात करें तो reiterated most of the points without specifically referring to a 6 point consensus। ये कुछ नहीं कहा कि भाई ये 6 पॉइंट में से किस पर हम सहमत हैं, किस पर एग्री हैं, किस पर नहीं है, क्या वो 6 पॉइंट है, बस ये बोल दिया कि हाँ चाइनीज मिनिस्ट्री जो कह रही है हम भी उस पर काम करेंगे। नो मेंशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स, अभी डायरेक्ट फ्लाइट पर कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि वो कंटिन्यूस होंगी नहीं होंगी, है ना, या जर्नलिस्ट का हमारा एक्सचेंज है, वहाँ के जर्नलिस्ट इंडिया में, इंडिया के जर्नलिस्ट चाइना में, इस पर अभी कोई बात नहीं हुई है। इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंजेस एम्फेसाइज द नीड टू रिस्टोर इकोनॉमिक कल्चरल एंड ट्रेड एक्सचेंजेस, बोला ये जो हमारे डिरेल हुए थे इनको भी हम वापस स्टार्ट कर देंगे। रिज्यूमिंग एसआर प्रोसेस, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो देखो किन्हीं भी कंट्रीज के बीच में जब रिलेशंस थोड़े से डाउन हो जाते हैं या उनमें जो है रिलेशन फ्रोजन हो जाते हैं तो दिक्कतें सब में आती हैं और धीरे धीरे वो स्टेप हमारे आगे आएंगे, पॉलिटिकल ट्रस्ट बढ़ेगा, हमारे कमिटमेंट जो होंगे एक दूसरे के लिए, वो कमिटमेंट अगर हम फुलफिल करेंगे तो जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है और दोनों के रिलेशंस में जो ट्रस्ट है वो भी इंक्रीज होगा। दैट इज द सिग्निफिकेंस। प्रिंसिपल कॉट स्टीलिंग एक्ट्स मींट फॉर स्टूडेंट्स, ऑल्दो दिस पॉइंट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस ये जो है लोकल टाइप के जो इश्यूज होते हैं कई बार इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट हमको बहुत कुछ ये सिखा जाते हैं ऐसे जो इश्यूज होते हैं। अब इश्यू क्या है मैं आपको शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। बिहार में कोई एक स्कूल है और उस स्कूल में, क्या सारे स्कूल्स में जो है मिड डे मील का एक जो है फूड वगैरह आता है, तो वहां पर स्कूल के प्रिंसिपल को, जिनका नाम है सुरेश साहनी, इनको कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है ना, और सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल हो गया। क्यों, ये क्या कर रहे थे, ये बच्चों को बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो एग आए थे उनको चुरा रहे थे, है ना, और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मैंने इस न्यूज को, इस इश्यू को क्यों आपके साथ में जो है शेयर किया है, क्यों मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो जो टीचर की पोजीशन होती है, फैकल्टीज जो होते हैं, इंडिया की परंपरा की अगर हम बात करें तो इंडिया में आप देखेंगे एक परंपरा चलती है जिसको हम कहते हैं गुरु और शिष्य परंपरा, है ना, स्टूडेंट एंड जो टीचर एंड डिसाइपल, उसकी हम बात करें, मींस इंडिया में पिता पुत्र की परंपरा को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, जबकि गुरु और उसका शिष्य, उन दोनों को लेकर के बहुत इंडिया में सम्मान हमेशा मिलता रहा है। अगर इंडिया के इस एजुकेशन सिस्टम में जो टीचर्स हैं वो इतने करप्ट हो जाएंगे कि बच्चे का जो फूड है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए आया है,
अगर वो उसको चुरा करके खाएंगे, उसको चुरा करके ले जाएंगे, तो ऐसे टीचर्स से, ऐसे शिक्षकों से इंडियन सोसाइटी या बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चों में क्या वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, क्या वो बच्चों को अच्छी वैल्यू एजुकेशन दे पाएंगे? ऐसे टीचर्स क्या इस सोसाइटी का निर्माण करेंगे, क्या उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे? बिकॉज टीचर्स और पेरेंट्स ये सोसाइटी को वैल्यू देने का काम करते हैं। एक नेशन का जो बिल्डअप होता है उसमें टीचर्स, पेरेंट्स और सोसाइटी जो वैल्यूज बच्चों को देती है, आने वाली सोसाइटी, आने वाली जो यूथ जनरेशन है उसको जो वैल्यूज मिलते हैं उसके बेसिस पर ही इस देश का, इस नेशन का कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है। अगर टीचर ये काम करेंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ और देख करके बड़ा गंदा भी लगता है कि ऐसे ऐसे टीचर्स भी आपको मिलेंगे जो स्टूडेंट्स का जो है, अब क्या ही बताएं कि स्टूडेंट्स के साथ में कैसे कैसे जो है वो बिहेवियर अपना रखते हैं, उनको किस नज़रिए से भी वो देखते हैं। तो हमारा यहाँ कहने का मतलब है कि जो टीचर का जो काम है वो केवल पैसे कमाना नहीं, जबकि स्टूडेंट्स के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव होता है, वो एक इमोशनल कनेक्ट भी होता है स्टूडेंट्स के साथ में कि ईमानदारी से, ऑनेस्टली बच्चों के हित के लिए, उनके फ्यूचर के इंटरेस्ट के लिए काम करना, वो एक टीचर की जो है एक रेस्पेक्ट होती है। और जब ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी तो क्या टीचर्स का कहीं रेस्पेक्ट बचेगा? एक टाइम था जब टीचर्स का बहुत रेस्पेक्ट हुआ करता था सोसाइटी में। फिर ऐसी चीजें देखोगे कि मिड डे मील का खाना चुरा के खा जाएंगे। हालांकि ये जो बच्चे बिहार के स्कूल के थे काफी दिन से कंप्लेन करते थे कि जो फूड का मेनू हमको दिखाया जाता है उसमें से बहुत सारी चीजें हमको मिलती ही नहीं है। अब क्यों नहीं मिलती होंगी कि जब प्रिंसिपल ही उसमें से खाना चुरा रहा है तो बाकी जो स्टाफ होगा, बाकी जो टीचर्स होंगे वो फिर क्या ही कर रहा होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यूएस कांग्रेसनल रिपोर्ट ऑन कोविड-19 ओरिजिन्स। कोविड-19 के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इस पर यूएस की एक रिपोर्ट आई है। यूएस का जो कांग्रेसनल एक कमेटी बनाई थी जिसके हेड थे मिस्टर ब्रैड वैनस्ट्रप। इन्होंने उस कमेटी को लीड किया जिसका काम था ये पता लगाना कि जो कोविड-19 है ये कहाँ से आया, और बिकॉज इसके पीछे एक थ्योरी चलती थी जिस थ्योरी का नाम था लैब लीक थ्योरी। ये लैब लीक थ्योरी क्या थी? ये थ्योरी थी कि चाइना की एक लैब थी और वहां पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं वायरस वगैरह को लेकर के, वहीं से ये वायरस लीक हुआ था और पूरे वर्ल्ड में इसने हाहाकार मचा दिया इस वायरस ने। तो इस थ्योरी को लेकर के इस टीम ने काफी सारा रिसर्च किया और ये कहा कि ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इट रिजल्टेड फ्रॉम अ वायरस दैट लीक्ड फ्रॉम अ रिसर्च फैसिलिटी इन वुहान। तो इसको वुहान की एक लैब थी वहां से ये लीक हुआ था, ये कहना है इस कमेटी का। और उसने अपनी एक रिपोर्ट बनाई है, अराउंड 500 पेजेस से ज्यादा की रिपोर्ट है जिसमें इसने अपनी स्टडी को पब्लिश किया है। लैब लीक थ्योरी की जब ये बात करते हैं तो ये कहते हैं कि देखो ये जो लैब लीक थ्योरी है हम इसको कई हद तक सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये उसी लैब से जो है लीक हुआ था। उसके पीछे का जैसे कि ये एग्जाम्पल देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो लैब थी, वुहान की जो लैब थी, यहाँ पर 2019 में जब कोविड वायरस नहीं आया था तो उससे कुछ पहले इनके बहुत सारे रिसर्चर्स थे। इनके साथ में क्या हुआ था, बहुत सारे रिसर्चर्स सिक हुए थे, बीमार हो गए थे और इनके अंदर वही वायरस और वही सिम्टम्स थे जो बाद में जिसको हमने नाम दिया कोविड-19 का। तो ये कह रहे हैं कि जो इस लैब में काम करने वाले बहुत सारे रिसर्चर्स थे वो इसी बीमारी से बीमार हो गए थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी और बहुत सारे लोगों की कई तक ये कहते हैं कि डेथ भी हुई थी। यही वायरस फिर बाद में पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। तो ये जो लैब लीक थ्योरी है इसको ये कमेटी लगभग सपोर्ट कर रही है। एक्सपर्ट्स की जो स्टेटमेंट है जैसे कि नाम है इनका एलिना चान एंड अदर्स, इन्होंने कहा ये भी क्या करते हैं, सपोर्टेड द लैब लीक हाइपोथेसिस नोटिंग वुहान्स प्रोमिनेंस इन सार्स लाइक वायरस। तो इस वायरस की जो लीकेज के पीछे जो लैब लीक थ्योरी थी उसको भी ज्यादातर एक्सपर्ट ने क्या कर दिया है, सपोर्ट कर दिया है। बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं
ओपेक प्लस है ना, कंसर्न्स ओवर यूएस ऑयल आउटपुट राइज अंडर ट्रम्प। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ओपेक प्लस है क्या। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, प्लस इसमें कुछ कंट्री वो भी ऐड हो जाते हैं जो इसका पार्ट नहीं है लेकिन ऑयल में उनका अच्छा खासा प्लेस है। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि अभी तक वर्ल्ड में ऑयल के जो प्रोड्यूसर हैं वो हमेशा से ओपेक कंट्रीज माने जाते हैं, लेकिन अब ओपेक के कंट्रीज परेशान हैं, इसलिए कि अब यूएसए में गवर्नमेंट आ रही है किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। और डोनाल्ड ट्रंप की जब गवर्नमेंट आती है, या पिछली बार भी आई थी और अब भी आएगी, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा? जो ऑयल का आउटपुट है यूएसए में, जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ओपेक का इस पर जो है, इस ऑयल प्रोडक्शन का ओपेक पर पड़ेगा इम्पैक्ट। कैसे? कि जब यूएसए में ऑयल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो ओपेक की तरफ से जो ऑयल की डिमांड मींस जो ओपेक का ऑयल है वो कम बिकेगा। क्यों? जैसे आप एग्जांपल ले लो, अभी तक मार्केट में ओपेक कंट्रीज हैं जो मार्केट में फ्यूल जो है सेल करते हैं, और उसके बाद अगर यूएसए अपना बहुत सारा ऑयल मार्केट में उतार दे और सस्ता करके उसको बेचे, तो कंट्रीज कहाँ परचेज करने जाएंगे? यूएसए ही जाएंगे परचेज करने। तो ओपेक कंट्रीज के पास जो ऑयल है वो कम सेल होगा, तो परेशान तो वो होंगे ही। और इसी बात को लेकर के ये आर्टिकल है, क्या कह रहा है? ओपेक इज वेरी चिंतित है पोटेंशियल राइज इन यूएस आउटपुट, यूएस का ऑयल आउटपुट विद डोनाल्ड ट्रम्प्स रिटर्न टू द व्हाइट हाउस। जब व्हाइट हाउस में जो है पहुंच जाएंगे डोनाल्ड ट्रम्प, तो इनका ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्रूड ऑयल का मार्केट शेयर एंड हिंडर एफर्ट्स टू सपोर्ट ऑयल प्राइसेस, और ऑयल प्राइसेस के जो सपोर्ट है फिर ओपेक कंट्रीज को जो मिलता है वो कम हो जाएगा। इसमें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात ये कर रहे हैं कि ओपेक हैज ए हिस्ट्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूएस आउटपुट गेन्स। ये कह रहे हैं कि जब जब यूएसए में ऑयल का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तब तब ओपेक का जो ऑयल है उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो फिर भी वैसा ही होने वाला है। करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो अभी जो ओपेक के कंट्रीज हैं उन्होंने ये कहा है कि हम आने वाले 2026 के आसपास तक और उसके एंड तक अपने यहाँ ऑयल की सप्लाई को इंक्रीज नहीं करने वाले हैं, और ना ही हम प्राइसेस को कुछ चेंज करने वाले हैं 2026 तक। अब ये देखेंगे कि यूएसए अपना क्या पॉलिसीज में चेंज करता है, उसके बाद करेंगे। फिर कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प की पॉलिसीज का, डीरेगुलेशन पैकेज। ट्रम्प्स ट्रांजिशन टीम हैज पुट टुगेदर अ पैकेज टू डीरेगुलेट द एनर्जी सेक्टर व्हिच कुड लीड टू हायर यूएस ऑयल प्रोडक्शन। तो देखो ये क्या है, जो ट्रांजिशन टीम क्या है, सबसे पहले तो ये देख लो, यूएसए में जब इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, तो पहले वाले प्रेसिडेंट वहां से हटेंगे और नए वाले प्रेसिडेंट अपना चार्ज लेंगे, तो उसके बीच में उस पावर को ट्रांजिशन चेंज ट्रांसफर करने के लिए एक टीम होती है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन टीम। तो अभी ये कह रहे हैं कि जो ट्रम्प हैं वहां से सिग्नल मिल रहा है कि ऑयल इंडस्ट्री जो है, यूएस की ऑयल इंडस्ट्री है, उसको डीरेगुलेट करेंगे, उस पर जो कंट्रोल है उसको कम करेंगे, और कंट्रोल को कम करेंगे तो यूएसए का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ जाएगा और मार्केट में ऑयल की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा ये कहते हैं कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी अपनी एक हिस्ट्री है कि वो एनवायरमेंट पॉलिसीज को काफी लूज करके रखते हैं। तो जो फॉसिल फ्यूल हैं, अगर उन पर ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अपने कंट्रोल को कम करेंगे और एनवायरमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता नहीं रखेंगे, तो फॉसिल फ्यूल की प्रोडक्शन और सेल यूएसए में दोनों ही बढ़ जाएंगी, तो इसका भी इम्पैक्ट होगा। फ्यूचर इम्पैक्ट की इम्प्लीकेशंस की हम बात करें तो आउटपुट बढ़ जाएगा, और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा कि अ ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस वुड नेगेटिवली अफेक्ट ओपेक प्लस कंट्रीज। और अगर यूएसए ने ऑयल का प्रोडक्शन इंक्रीज किया और प्राइसेस कम कर दिए, तो वर्ल्ड के कंट्रीज ऑयल परचेज करने के लिए यूएसए जाएंगे, ना कि ओपेक। तो अगर ओपेक कंट्रीज का ऑयल नहीं सेल होगा तो उनको तो बड़ा लॉस होगा। क्यों?
क्योंकि अगर आप वेस्ट एशिया के कंट्रीज को देखें जिनका पूरा बिजनेस, उनकी इकोनॉमी ही ऑयल पर चलती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, आपका ले लो कतर ले लो, है ना, आपका यूएई ले लो, सऊदी अरबिया ले लो, ये सब कंट्रीज क्या बेचते हैं मार्केट में? ऑयल। और इनका ऑयल अगर बिकना बंद हो जाएगा तो ये तो प्रॉब्लम में अपने आप आ जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, और ये है एक जोक, लेकिन कई बार इस लेवल पर अगर कोई व्यक्ति है, दैट इज यूएसए का अगर कोई प्रेसिडेंट बनने जा रहा है और पहले प्रेसिडेंट रह भी चुके हैं, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप एक जोक कर रहे हैं या वो कोई सीरियस इशारा है जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए या कनाडा के लिए? क्या कहा है उन्होंने? यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है, जोक्ड ऑन सोशल मीडिया that it would be a great idea for Canada to become the 51st US state. The statement was made on Truth Social. ये एक जो है प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्या कहा है उन्होंने कि ये एक ग्रेट आइडिया है अगर कनाडा यूएसए का 51वां या 51st स्टेट बन जाता है तो। अभी तक यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि कनाडा कंट्री ना रह करके यूएसए में ही मर्ज हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है कनाडा के लिए भी और कनाडा के सिटीजन्स के लिए भी। तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट इलेक्ट है, पहले भी प्रेसिडेंट रहे हों, और वो ये कह रहे हों कि कनाडा के लिए अच्छा है कि वो क्या बन जाए, यूएसए का ही पार्ट बन जाए, तो एक बड़ा सीरियस इम्प्लीकेशन इसके देखने को मिल सकते हैं। फिर बाद में इस पर कुछ सर्वे वगैरह भी हुआ, तो ट्रंप क्लेम्ड दैट मैनी कैनेडियंस, बोला बहुत सारे कनाडा के लोग हैं जो इस आइडिया का वेलकम करते हैं, साइटिंग पोटेंशियल सेविंग्स ऑन टैक्सेस एंड मिलिट्री प्रोटेक्शन। बोला अगर कनाडा यूएसए में शामिल हो जाएगा तो उसका बहुत सारा टैक्स का पैसा बचेगा, मिलिट्री प्रोटेक्शन का जो पैसा है बहुत सारा बचेगा कि यूएसए की मिलिट्री पूरा प्रोटेक्शन रखेगी, और टैक्सेस वगैरह भी अलग से होंगे नहीं जो कंट्री के होते हैं। आप इसको अगर आप चाहें तो रिलेट कर सकते हैं इन चीजों को, कि ऐसे ही जो कमेंट्स थे वो कभी पुतिन दिया करते थे यूक्रेन की पॉपुलेशन के रिगार्डिंग में, और आज भी कहते हैं कि यूक्रेन की बहुत सारी पॉपुलेशन है जो यूक्रेन को रसिया में मर्ज करना चाहती है। वैसे ही कुछ कमेंट्स आप देखिए कि कई बार देखने को मिलते हैं कि पीओके जो है वहां के बहुत सारे सिटीजन्स ये कहते हैं हमें तो इंडिया में मर्ज होना है। वैसे ही कुछ कमेंट्स बलूचिस्तान की पॉपुलेशन करती है कि हमें तो इंडिया में मर्ज होना है, ठीक है। और वैसे ही कुछ कमेंट्स आपको वर्ल्ड के अदर कंट्रीज में भी देखने को मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि हमें उस कंट्री में या किसी एक्स या वाई कंट्री में मिलना है, और उनकी वजह से वहां की पॉलिटिक्स बहुत बुरी तरह से चेंज हो जाती है। सो अगर आप देखेंगे इसके पीछे का रीजन क्या दिया उन्होंने कि अभी जो वहाँ के कनाडा के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस जैसी सिचुएशन बन रही है। पब्लिक रिएक्शन क्या रहा? पब्लिक रिएक्शन इस पर भाई देखो दोनों ही तरह का रहेगा कि कुछ लोग कहेंगे कि यार बहुत गंदा सा जोक था ये, और कुछ लोग कहेंगे कि यार अच्छी बात है, इसमें ऐसा हो भी सकता है, बना लो उसको पार्ट। तो ये रहा। अब हमारे पास में क्या है कि आपको एक जनरल सा आइडिया दे दूं इस जो नॉर्थ अमेरिका है उसके कंट्रीज के रिगार्डिंग में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये सारा का सारा रीजन है आपका कनाडा, है ना। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका रीजन जो है कनाडा का देखने को मिलेगा। तो ये है आपका कनाडा, यहाँ पर है आपका यूएसए, इधर ये भी आपका क्या है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पूरा क्या है, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। तो नॉर्थ अमेरिका की कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि नॉर्थ अमेरिका कोई कॉन्टिनेंट नहीं बस यूएसए। जब भी बात करते हैं लोग कहाँ जा रहे हैं, बोलो अमेरिका, तो उनको लगता है अमेरिका मतलब यूएसए। तो नॉर्थ अमेरिका भी एक अमेरिका है, साउथ अमेरिका भी अमेरिका है, दैट इज कॉन्टिनेंट, और फिर एक सेंट्रल अमेरिका भी है, फिर लैटिन अमेरिका भी है। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो नॉर्थ अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो उसमें कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और भी कई सारे कंट्री जिसमें काउंट होते हैं, जैसे कि ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा, निकारागुआ, होंडुरास, बेलिज, क्यूबा, जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको,
त्रिनिदाद जिसकी कैपिटल टोबैगो है। सो अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा बहमास, है ना, ये सारे के सारे कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका के पार्ट है। ठीक है, सो ये तो रहा हमारा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको मैप पर भी दिखा दिया। तो एक्चुअली में जो ट्रम्प महाराज हैं, वो ट्रम्प जी क्या कह रहे हैं कि भैया इस कनाडा को आप यूएसए बना दो, तो झंझट खत्म, इनका टैक्स का, मिलिट्री का सारा सिस्टम खत्म, तो पूरा यूएसए ही हो जाएगा। तो ये बड़ा एक इम्प्लीकेशन हो सकता है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के लिए। चलिए, तो गाइस दिस वाज फॉर टुडे। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, नए करंट अफेयर के साथ में, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ में। और आज के लिए इतना ही, तो कल तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।